प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन और कांग्रेस के चरमपंथी या उग्रपंथी चरण के बारे में। राष्ट्रीय आंदोलन का 1905 में जो बंगाल विभाजन के बाद से लेकर के 1920 तक का जो कांग्रेस का नेतृत्व है वह चरमपंथियों या उग्रपंथियों के हाथ में रहा है। इस चरमपंथी कांग्रेस के उत्कर्ष के मूल कारणों के ऊपर अपन जाएं तो इसके उत्कर्ष के मूल कारण हैं। पहला कारण था 1905 का बंगाल का विभाजन। अंग्रेजी शासन ने भारत में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए बंगाल के मुस्लिम बाहुल्य और हिंदू बाहुल्य इलाकों को अलग अलग कर दिया और बंगाल का विभाजन किया, जिससे पूरे भारत में सांप्रदायिकता की शुरुआत हुई, सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत हुई। इस विभाजन का जो उत्तरदायी है कांग्रेस के एक धड़े ने उसके लिए उदारवादियों को जिम्मेदार माना, उनकी ढीली नीतियों को या उनके धीमे जो रवैया है और अंग्रेजी शासन के प्रति उनकी जो एक तरह का प्रेम था उसको उसके लिए जिम्मेदार माना और इसलिए 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ और चरमपंथियों का उदय हुआ। लॉर्ड कर्जन जो उस समय गवर्नर जनरल था, उसकी विभाजनकारी नीतियाँ जिसके कारण से ही 1905 का बंगाल का विभाजन हुआ, उन नीतियों के कारण से कांग्रेस के अंदर मतभेद बढ़ा और कांग्रेस का एक धड़ा उदारवादियों की नीतियों से सहमत नहीं हुआ। उन्होंने ये माना कि उदारवादियों की जो प्रार्थना और अभ्यर्थना की नीति है वो उसके जरिए भारत में राजनीतिक सुधार और भारत को आज़ादी की ओर ले जाने में कांग्रेस का ये जो धड़ा है, उदारवादी जो धड़ा है, वह असफल हुआ है, वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सका है। इसलिए 1907 में जब सूरत में अधिवेशन हुआ तो सूरत में अधिवेशन में इस उदारवादी धड़े के विरुद्ध आवाज़ उठने लगी और इसकी परिणति ये हुई कि सूरत अधिवेशन में जब रास बिहारी बोस को उदारवादी अध्यक्ष बना रहे थे तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जैसे चरमपंथी नेताओं ने इसका विरोध किया। जो चरमपंथी धड़ा था वो लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहता था। इधर मैं अरविंद घोष जो बंगाल से थे वे भी सूरत पहुँचे बड़ी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने समर्थकों के साथ, और वो लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाने पर तुले हुए थे। परिणाम स्वरूप जब उदारवादियों ने रास बिहारी बोस को ही अध्यक्ष बनाना चाहा तो चरमपंथियों ने अपना अलग अधिवेशन आयोजित किया सूरत में ही और लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बना दिया। इस तरीके से सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो धड़ों में विभाजित हो गई, एक उदारपंथी कांग्रेस और दूसरी चरमपंथी कांग्रेस। इस चरमपंथी कांग्रेस के प्रमुख नेता थे जिन्हें हम लाल बाल पाल कहते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण नेता थे बंगाल से अरविंद घोष। चरमपंथी कांग्रेस की प्रमुख धारणाएं क्या थी? सबसे पहले तो उन्होंने उदारवादियों की जो प्रार्थना और अभ्यर्थना की नीति थी जिसके जिसके बारे में हमने पूर्व वीडियो में बात की थी कि वे प्रार्थना और अभ्यर्थनाओं के जरिए विदेशी शासन से या ब्रिटिश शासन से सुधार की मांग करते थे। इस नीति का चरमपंथियों ने विरोध किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि उन्होंने जो उदारवादियों ने औपनिवेशिक स्वराज की बात कर रहे थे कि एक ऐसा शासन जिसमें भारत में तो शासन भारतीयों का हो लेकिन अंतिम रूप से उसके ऊपर ब्रिटिश सम्राट या ब्रिटिशर्स का अधिकार हो, ऐसे औपनिवेशिक स्वराज की मांग उदारवादी कर रहे थे जिसका तीव्र विरोध चरमपंथियों ने किया और वो उसके स्थान पर पूर्ण स्वराज की मांग करने लगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो चरमपंथी थे वे उदारवादियों की तरह धीमे परिवर्तनों में और
क्षणिक परिवर्तनों में, धीमे परिवर्तनों में विश्वास नहीं करते थे। वे इसके स्थान पर, धीमे परिवर्तन के स्थान पर तत्काल परिवर्तन की मांग कर रहे थे। वह तत्काल ब्रिटिश शासन से मुक्ति चाहते थे। उन्होंने अतीत का गौरवगान किया। उनकी मुख्य धारणा ये थी कि भारत जो था वह अपने इतिहास में, अपने आरंभिक चरणों में बहुत महान देश था, बहुत गौरवशाली देश था, इसकी परंपराएं बहुत गौरवशाली थी। लेकिन जब विदेशी जातियों का आगमन हुआ, खासकर मध्य युग में जब विदेशी जातियों का आगमन हुआ, तो भारत की परंपराओं, भारत की संस्कृति में एक बिगड़ाव शुरू हुआ और भारत की जो है वो सांस्कृतिक रूप से गुलाम होता चला गया और फिर राजनीतिक रूप से यूरोपीय जातियों का गुलाम हो गया। तो उन्होंने कहा कि अगर भारत को आज़ाद होना है तो उसे अपने प्राचीन उस अतीत के गौरव की पुनर्स्थापना करनी होगी, अपनी प्राचीन परंपराओं को पुनर्स्थापित करना होगा। इसलिए जहां उदारवादी पश्चिमी मूल्यों के, स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे पश्चिमी मूल्यों की स्थापना पर बल दे रहे थे और इसके लिए वो ब्रिटिश शासन को भारत में वरदान के रूप में देख रहे थे, वहीं पर जो चरमपंथी थे वह पश्चिमी मूल्यों के स्थान पर अतीत की जो हमारी परंपराएं थी या अतीत के जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य थे उनकी पुनर्स्थापनाओं पर बल दे रहे थे। फिर ये लोग जहाँ उदारवादी संवैधानिक साधनों के जरिए परिवर्तन की बात कर रहे थे, वहाँ चरमपंथियों ने संवैधानिक साधनों के स्थान पर उग्र क्रांतिकारी साधनों का प्रयोग करना शुरू किया। चरमपंथियों ने अपने इस पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो साधन अपनाए, उनमें एक महत्वपूर्ण साधन था बहिष्कार। बहिष्कार का मतलब है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी संस्कृति का बहिष्कार, विदेशी भाषा का बहिष्कार, विदेशी नौकरियों का बहिष्कार। यानी जो कुछ भी ब्रिटेन से, अंग्रेजी यूरोपीय जातियों के साथ आया था, वे उसका बहिष्कार करने की नीति अपना रहे थे। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के स्थान पर स्वदेशी के प्रयोग पर जोर दिया। स्वदेशी भाषा, स्वदेशी संस्कृति, स्वदेशी पहनावा, इस सब पर उनकी जोर थी। वह स्वराज की मांग कर रहे थे, पूर्ण स्वराज चाहते थे और उनका मानना था कि जब तक हम विदेशी वस्तुओं को अपनाएंगे, जब तक हम अंग्रेजी शिक्षा को अपनाएंगे, जब तक हम अंग्रेजी संस्थाओं को अपनाएंगे, तब तक हम विदेशी शासन से पूर्ण मुक्त नहीं हो सकते, हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। इसलिए उन्होंने विदेशी वस्तुओं की होली जलाना शुरू कर दिया, विदेशी संस्थाओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, स्कूलों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, विदेशी भाषा का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। तिलक ने जैसा कहा था कि स्वराज्य जो है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये चरमपंथियों का एक बड़ा का रोल था भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में, जिसने कांग्रेस को थोड़ा आंदोलित किया और बहुत, लेकिन ये जो चरमपंथी धड़ा था ये बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो सका, क्योंकि इसके खासकर जो तिलक थे वही महत्वपूर्ण नेता थे। लेकिन तिलक का जो प्रभाव था वो महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों तक सीमित था, पूरे भारतवर्ष पर उसका प्रभाव नहीं देखा गया। लाला लाजपत राय भी पंजाब तक सीमित थे, उसके बाहर उनकी कोई पहुंच नहीं थी। अरविंदो बंगाल तक सीमित थे, बंगाल का भी एक बहुत छोटा हिस्सा था जहां अरविंदो का प्रभाव था। इस कारण से ये केवल पंजाब, बंगाल और महाराष्ट्र तक सीमित रहे चरमपंथी, और एक बहुत बड़ा कोई राष्ट्रीय आंदोलन या बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा करने में वह सफल नहीं हो सके। और 1916 में जब तिलक की मृत्यु हो गई, उसके बाद चरमपंथियों का जो जो एक प्रभाव था कांग्रेस के ऊपर वो धीरे धीरे जो है ख़त्म होता चला गया, उनका प्रभाव कम होने लगा। लेकिन ये जो 15 वर्ष हैं ये बड़े महत्वपूर्ण वर्ष हैं, और इन्होंने जो स्वदेशी बहिष्कार का जो आंदोलन किया उसने राष्ट्रीय आंदोलन पर बहुत प्रभाव पड़ा। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही 1909 का पार्लियामेंटरी रिफॉर्म एक्ट आया, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया और अंग्रेजों ने सुधार की और कदम बढ़ाना शुरू किए। अगले वीडियो में हम राष्ट्रीय आंदोलन के गांधी चरण के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।